हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा और आज बच्चों मैं ऑल्टरनेटिंग करंट जो है जिसे हम शॉर्ट में एसी बोलते हैं बच्चों, इस टॉपिक के वन ऑफ द बेस्ट 10 पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। ये जो पीवाईक्यूज है बच्चों आपको डेफिनेटली आपके जेई मेन की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ एडवांस के कॉन्सेप्ट बनाने में भी मदद करेंगे। सो बच्चों जेई मेन के 10 बेस्ट पीवाईक्यूज ऑल्टरनेटिंग करंट पे आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है बच्चों दे आर नॉट सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने। एंड ये वीडियोस बच्चों आप लोगों को मेरा जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है 10+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस जो है, ये आपको बच्चों मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके जेईई मेन के लिए करवाने में हेल्प करेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। A circuit has a resistance of 12 ohm and an impedance of 15 ohm. The power factor of the circuit will be. So बच्चों आप लोगों ने अगर इसकी थ्योरी कवर कर रखी है तो आप बड़े आराम से इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट का। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन एज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पीवाईक्यूज। बच्चों जैसे फेजर बनाते हैं ना हम वैसे तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, इनके वोल्टेजेस का फेजर बनाते हैं। मतलब वोल्टेज मतलब आरएमएस वैल्यूज का या पीक वैल्यूज का। साथ उसी तरीके से बच्चों हम फेजर बना सकते हैं इंपीडेंस और इनके जो रिएक्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, इनका सेम तरीके से चलता है बच्चों ना। अगर आपको फेजर याद हो तो अगर जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का, या इनमें से किन्हीं दो का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो हम क्या करते हैं वी आर और करंट को हम इस डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं और VL इधर आता है बच्चों और VC जो आता है बच्चों वो इधर की तरफ आता है। ठीक है, देखो करंट का फेज और रजिस्टर का फेज, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है ना उन दोनों का फेज बच्चों सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप इसको बोल रहे हो VR रजिस्टर के अक्रॉस फेज, तो करंट थ्रू द रजिस्टर और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। तो आप इन दोनों को, ये सिर्फ करंट जो बनाया है ना बच्चों, सिर्फ ये फेज डिफरेंस पता करने के लिए बनाया, अदरवाइज यहाँ करंट बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप फेजर बना रहे हो वोल्टेजेस का बना रहे हो तो वोल्टेज का बनाओगे। ये होता क्या है कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और करंट जो होता है वो सेम फेज में होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। जो VL होता है ना बच्चों हम इधर बनाते हैं और VC जो होता है वो इधर बनाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चों, या इनमें से कोई दो हों तो भी हम इस तरीके का बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे फेजर बनाए ना, हमें पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट से π/2 फेज में आगे होता है। ये सारी चीजें मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ जबकि इस क्वेश्चन से इनका कोई लेना देना नहीं है। एसी का बच्चों देखो, एसी के कॉन्सेप्ट्स को जितना ज्यादा बार आप रिकॉल करोगे ना बच्चों उतना ज्यादा आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। एसी एक ऐसा टॉपिक है, आप भी जानते हैं कि आपको चीजें भूल जाते हो बहुत जल्दी ना, तो वही चीजें मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग मोर टाइम बट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रिवाइज ऑल दोज कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़े थोड़े से डल हो रखे हैं। ये बच्चों मेरे सेशंस, मेरी वीडियो से आपको इस चीज में हेल्प मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यहाँ पे बच्चों देखो करंट तो सेम फ्लो कर रहा होता है तीनों के अक्रॉस। रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो करंट से π/2 फेज डिफरेंस आगे होता है, मतलब π/2 फेज में लीड कर रहा होता है। करंट से π/2 फेज में लीड कर रहा है मतलब वो रजिस्टर के वोल्टेज से भी π/2 फेज में लीड करेगा, क्योंकि रजिस्टर का वोल्टेज और करंट सर्किट में सेम फेज में होते हैं। ऐसे बच्चों कैपेसिटर का वोल्टेज जो होता है बच्चों वो लैग करता है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास फेजर आ जाएगा इसका ना। सिमिलरली बच्चों हम फेजर बना सकते हैं इनकी इंपीडेंस के लिए, रिएक्टेंस के लिए। ठीक है, एक्सएल आप इधर ड्रॉ करोगे, आर आप इधर ड्रॉ करोगे और एक्ससी भी है तो आप उसको बच्चों इधर ड्रॉ करोगे, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना बच्चों उसे बोलते हैं हम इंपीडेंस, वो इधर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये होता है बच्चों आर, ये होता है एक्सएल, ये होता है बच्चों एक्ससी, ये आता है बच्चों जेड। ठीक है, अब जेड जो होता है ना बच्चों वो मान लीजिए ये एंगल फाई के बराबर है। जैसे यहाँ पे बच्चों सोर्स का जो वोल्टेज आता है ना, इनका जो रिजल्टेंट आता है सोर्स का वोल्टेज। अच्छा ये ध्यान रखना, जो भी ये फेजर आप बनाते हो ना बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का फेजर नहीं होता। यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करते हो ना, या तो सबकी आरएमएस वैल्यूज का बनाओगे या सबकी पीक वैल्यूज का बनाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। यहाँ पे बच्चों करंट और सोर्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है ना वो फाई होता है। सेम एंगल बच्चों यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, ये जो एंगल होता है ना जेड और आर के बीच में जो एंगल होता है वही सोर्स का वोल्टेज और करंट के बीच का होता है। ये जो सोर्स का वोल्टेज है ना बच्चों, इसमें और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है ना वो फाई होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो tan फाई होता है ना बच्चों, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे VL माइनस का VC डिवाइडेड बाई
VL माइनस का VC डिवाइड बाई आर के बराबर। इसी को आप ऐसे सॉरी VR के बराबर, इसी को आप ऐसे भी लिख देते बच्चों tan phi इक्वल टू XL माइनस का XC डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको। अगर XL बड़ा है XC से तो ये ऐसा ही आएगा, मतलब इधर आएगा BS और फाई जो है पॉजिटिव आएगा। अगर XL छोटा है XC से तो अपने आप फाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। हमें यहाँ पे ये बोलते हैं कि सोर्स का वोल्टेज जो है करंट से फाई फेज में आगे है। XL बड़ा है मतलब वो आगे होगा, XL अगर छोटा होगा तो फाई नेगेटिव आएगा, मतलब फेज में पीछे हो जाएगा किसका, सोर्स का वोल्टेज। फिर VS आप इधर नहीं बनाओगे, फिर VS इधर बनेगा, लेकिन वो अपने आप आपको ये चीज ना अपने आप रिजल्ट दे देगी। बच्चों पावर फैक्टर जो होता है ना, पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर बच्चों cos फाई होता है। ठीक है, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, क्योंकि हम पूरे सर्किट का बता रहे हैं। ठीक है, ये cos फाई के बराबर होता है। क्या मैं यहां से cos फाई की वैल्यू जो है R डिवाइड बाई मॉड Z के बराबर लिख सकता हूं। Z को बच्चों इंपीडेंस बोलते हैं, और Z की जो वैल्यू आती है ना बच्चों, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL माइनस का XC का होल स्क्वायर के बराबर आती है। कभी भी आपको RMS करंट पता करना है ना सर्किट के अंदर बच्चों, VRMS डिवाइडेड बाई मॉड Z करके लिख देते हैं। पीक वैल्यू जब भी पता करनी है ना, पीक वैल्यू या RMS वैल्यू बच्चों आप इस तरीके से लिख दोगे। VRMS किसका बच्चों, सोर्स का। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में आपने पूरा AC का रिवीजन करा दिया। यस, दैट इज द इंटेंशन एक्चुअली ना। हम मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल बहुत होगा। ये पूरा समझ में आ गया जेड क्या होता है और ये सब क्या होता है। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन सर आपने तो हमें RLC का बताया, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड इंपीडेंस दे रखी है आपको इसकी इतने के बराबर। इंपीडेंस मतलब जेड की वैल्यू दे रखी है हमें, तो पावर फैक्टर बच्चों यहाँ से, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो R जो कि 12 है और इंपीडेंस जेड की वैल्यू इन्होंने 15 के बराबर दे रखी है, तो ये 3/5 के बराबर आ जाएगा। cos फाई 3/5 के बराबर आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 0.6 के, एक मिनट ना, 12 डिवाइडेड बाई दिस 4/5, ठीक है, तो ये 0.8 के बराबर आ जाएगा बच्चों। ये लो भाई, ये आंसर आ गया। इसमें तो ज्यादा कुछ करना भी नहीं था, लेकिन ये फेजर वाली कहानी बच्चों मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से रिपीट कर दी, तो ये याद रखोगे। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला दिमाग में छप गया भाई आप लोगों के लिए। तो पावर फैक्टर का इस वाले क्वेश्चन से एक चीज आपको अपने दिमाग में लेके चलनी है कि जो पावर फैक्टर होता है ना, वो cos फाई के बराबर होता है और वो R डिवाइडेड बाई मॉड Z के बराबर होता है। और मॉड Z का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है, और एक जो फाई की वैल्यू होती है वो tan फाई की वैल्यू भी आप लोगों को थोड़ा याद रखनी है। इसमें बच्चों कैपेसिटर था ही नहीं, तो यहां पे जब आप लिखोगे ना ये जब ये लिखोगे, अच्छा इसमें तो हमें नहीं पता मतलब ना कैपेसिटर है या नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कैपेसिटर लगाया या इंडक्टर लगाया। ठीक है, मुझे इन्होंने ये नहीं बताया कि कैपेसिटिव सर्किट है या इंडक्टिव सर्किट है। मैंने शायद बीच में भी एक दो बार लाइन बोल दी, हमें ये नहीं बताया। हमें इन्होंने सिर्फ रजिस्टर के बारे में बताया और बाद में इसके साथ कैपेसिटर या इंडक्टर जो भी लगा रखा होगा वो इनकी एडक है। हमें इन्होंने जेड की वैल्यू दे दी, हमें एक्सेल और एक्सी से हमें इन्होंने डील करने के लिए इन्होंने बोला ही नहीं। ठीक है, और हमें इससे भी मतलब नहीं कि फेज आगे होगा पीछे होगा, वो ध्यान रखना। आप चाहो तो बच्चों इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो कि tan फाई इक्वल टू XL माइनस का XC डिवाइडेड बाई R, और आप इसमें बस ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये सर्किट ध्यान में रखना। ठीक है, ये वाला बच्चों फेजर ध्यान में रखना, और अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब सोर्स का वोल्टेज करंट से लीड कर रहा होगा। अगर ये फाई नेगेटिव आता है, XL अगर छोटा होगा XC से, तो सोर्स का वोल्टेज बच्चों लैग कर रहा होगा, और कितना मैग्नीट्यूड में लैग कर रहा होगा वो tan फाई से आप पता कर लोगे। इज दिस क्लियर? जेड का फॉर्मूला, पावर फैक्टर का फॉर्मूला, tan फाई का फॉर्मूला और फेजर, ये 3-4 चीजें बच्चों यहां से क्लियर हो गई। आप बोलोगे सर अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हो सर, तो वो जो हम क्या इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट वो नहीं लिख सकते, क्या कहते हैं, करंट का हम वो जो फंक्शन ऑफ टाइम वाला इक्वेशन नहीं लिख सकते ऐसे? नहीं, देखो बच्चों ध्यान रखना, VRMS डिवाइडेड बाई जेड लिखोगे ना तो आपके पास IRMS आएगा। V की पीक वैल्यू डिवाइड बाई जेड लिखोगे तो करंट की पीक वैल्यू आएगी। तो आप कह सकते हो सर तो फिर वो वैल्यू कैसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ टाइम वाली? तो उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया और दे दे रहा हूं बच्चों। यहाँ पे जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया कि जो tan फाई है ना, tan फाई हमारे पास XL माइनस का XC डिवाइडेड बाई R के बराबर आ गया। तो मान लो ये फाई बच्चों मान लो पॉजिटिव आया, मतलब XL जो है सपोज करो इस सर्किट में XL XC से बड़ा दे रखा था। ठीक है, तो फाई पॉजिटिव आ गया, मतलब वोल्टेज जो सोर्स का वोल्टेज है ना वो लीड करेगा, लीड्स इन फेज, वो करंट से बच्चों लीड कर रहा है, किस में, फेज में लीड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको सोर्स का वोल्टेज ऐसा दे रखा है V0 sin ओमेगा t ऐसा दे रखा है, तो बच्चों इस सर्किट का जो करंट होगा ना V0 डिवाइडेड बाई मॉड Z, ये तो हो गया करंट का पीक वैल्यू,
साइन ओमेगा टी माइनस का फाई लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा? अभी आपको बताया ना बच्चों कि सोर्स का वोल्टेज हम क्या मान रहे हैं, वो फाई फेज में लीड करता हुआ मान रहे हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है तो सोर्स का वोल्टेज फाई आगे होगा, तो करंट का जो फेज होगा फाई पीछे होगा। तो सोर्स का वोल्टेज क्या है बच्चों? ओमेगा टी। तो करंट का फेज क्या आ जाएगा बच्चों? ओमेगा टी माइनस का फाई, क्योंकि करंट पीछे रहना है। अच्छा, अगर बच्चों आपको ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखनी है, ये ना, अगर एक्सएल छोटा हुआ एक्सी से तो फाई नेगेटिव आ जाएगा। जब आप इस नेगेटिव वैल्यू को यहां पुट करोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। करंट का फेज बच्चों वोल्टेज के फेज से आगे चला जाएगा। ठीक है, अपने आप ये ध्यान रखिएगा। अब करंट लीड कर रहा होगा, ठीक है, लीड्स इन फेज। ये पूरा क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें कोई ये बोल दे, मान लो तुम्हें किसी ने ये वैल्यू दे दी, इफ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का दे दिया किसी ने ना, तुम्हें ये दे दी इक्वेशन। अब तुमसे वो वोल्टेज पूछे, तो हमें पता है कि जो करंट का फेज है उससे वोल्टेज का फेज फाई ज्यादा होना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ठीक है। और टेन फाई की वैल्यू बच्चों ध्यान रखना, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। आप तो कहोगे सर पूरा एसी का रिवीजन आपने एक ही वीडियो में करा दिया। अब आपसे कोई पूछे वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो ये आई नॉट इंटू जेड के बराबर होगी। क्लियर है? आई नॉट इंटू जेड के बराबर होगी। लो जी, ये पहला क्वेश्चन हमने पूरा एसी का एक तरीके से मोटा मोटी रिवीजन कर लिया। आगे वाले क्वेश्चन में इनको बार बार रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनको यूज करके बताता जाऊंगा। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एक सीरीज एलसीआर सर्किट बना लेते हैं बच्चों। ये हो गया रजिस्टर, ये हो गया इंडक्टर, और ये हो गया भाई कैपेसिटर। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ओके, एल आर, ठीक है भाई, ये हो गया एलसीआर सर्किट। तो इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम दे रखी है, वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई आपको दे रखे हैं। अच्छा, कभी भी बच्चों इस तरीके से जब वोल्टेज दे रखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि सोर्स का ये आरएमएस वैल्यू दे रखा है। अगर वो पीक वैल्यू देंगे ना बच्चों, तो वो उसको मेंशन करेंगे कि पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज दिस। सिंपली दे रखा है कि मेन सप्लाई का जो वोल्टेज है वो इतना है, तो आरएमएस होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बच्चों जब भी हर्ट्स में दे रखी हो ना, तो ओमेगा पता करने के लिए इसको 2πf से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। हर्ट्स में दे रखी हो तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, और ये 100 पाई के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये काम बच्चों पहले करते जाने हैं अपन को ना। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, अब अगर आपने कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया तो क्या हो रहा है? अब कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया तो क्या बनेगा? आरएल सर्किट बनेगा। आरएल सर्किट का बच्चों फेजर कैसा होता है? आर इधर होता है, एक्सएल इधर होता है, या आप ऐसे कह सकते हो, थोड़ा सा एरो वगैरह अच्छे से यूज कर लेते हैं अपन। तो अब जो बच्चों जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा? अगर आपने कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया तो वीएल इधर की तरफ आ जाएगा आपके पास, और बच्चों जो वीआर इधर आ जाएगा आपके पास, और जो वीएल है बच्चों इधर की तरफ आ जाएगा। और करंट तो बच्चों वीआर के साथ सेम फेज में होता है, तो वीएस बच्चों इधर आ जाएगा। सोर्स का जो वोल्टेज है बच्चों फेज में लीड करेगा, और इन्होंने उसकी वैल्यू भी दे रखी है हमें कितनी? 30 डिग्री के बराबर। आपको पता होगा कि 10 फाई जो होता है ना, वो एक्सएल डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक्सएल की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर आपके पास आ जाएगी, और इसको आप ओम में लिखते हो। एक्सएल बच्चों ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको ना, एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो ये पहली वाली इंफॉर्मेशन से बच्चों पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको कि हाँ सर ये तो सही है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर, अगर आपने इंडक्टर को बाहर निकाल लिया, अब क्या बचेगा बच्चों? आरसी सर्किट बचेगा। अच्छा, ये समझ में आया कि वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रहा था फेज में। ठीक है, पहले वाले केस में जब बच्चों ये आरसी सर्किट बचेगा ना, आरसी सर्किट, तो बच्चों यहां पे आप वी आर लिखोगे, यहां पे आप वीसी लिखोगे, और जो सोर्स का जो वोल्टेज है ना वो इधर आ जाएगा। अब सोर्स का वोल्टेज बच्चों लैग कर रहा होगा, क्योंकि करंट का फेज और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फेज सेम होता है। अब ये जो फाई डैश आएगा ना बच्चों, 10 फाई डैश, अब जो आएगा वो बच्चों अब एक्सी डिवाइड बाई आर के बराबर आ जाएगा। फाई डैश की वैल्यू अगेन बच्चों इन्होंने बोला है, इंडक्टर को बाहर निकालने पे करंट लीड कर रहा है 30 डिग्री से, करंट लीड कर रहा है 30 डिग्री से, सही बात है। तो अब जो एक्सी की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, वो 200 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 3 के बराबर आ जाएगी। एक्सएल और एक्सी क्या आ रहे हैं बच्चों? बराबर आ रहे हैं। पावर डिसिपेटेड इन द एलसीआर सर्किट, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं ना बच्चों, तो जेड की वैल्यू जो होती है ना, इंपीडेंस आर के बराबर आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंपीडेंस का फॉर्मूला आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। एक्सएल और एक्सी बराबर है तो इतना आ जाता है बच्चों। ठीक है,
अगर यहां से आपको आरएमएस वैल्यू पता करनी हो ना सर्किट के अंदर, तो वी आरएमएस जो कि 220 के बराबर है डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस जो कि 200 ओम के बराबर है, ठीक है। तो आई आरएमएस हमारे पास बच्चों इतना आ जाता है, इससे ये कट जाएगा। तो आई आरएमएस की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो हमारे पास कितनी आ गई, ये क्या कर सकता हूं मैं इसको, 1.1 एम्पियर के बराबर आ गई। आप बोलोगे सर आई आरएमएस आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? चलो भाई इस पहेली को भी हम जो है सुलझा देते हैं। इन्होंने हमसे पूछा पावर, पूरे सर्किट की जो पावर होगी वो क्या होगी। तो जो सोर्स जो एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, सोर्स की पावर ही तो सर्किट की पावर होगी, ठीक है। तो हमें सोर्स की एनर्जी पता कर लेनी है। बच्चों आपको पता है पावर जब पूछी जाती है ना, तो अगर किसी टाइम पे नहीं पूछी है तो वो जनरली एवरेज पावर पूछ रहे होते हैं। एवरेज पावर के कई फॉर्मूले होते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये होता है बच्चों एक तो फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस फाई, एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, एवरेज, अब मैं यहां से एक चीज बताने वाला हूं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना एवरेज पावर के बारे में। तो एवरेज पावर जो होती है ना बच्चों, वी नॉट, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो वी आर एम एस क्या होता है, इसको क्या मैं आई आर एम एस इंटू मॉड जेड के बराबर लिख सकता हूं। मॉड जेड एक तरीके से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इसको ना, मतलब इंपीडेंस है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि सर्किट का जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा होगा। और आई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, एक और आई आर एम एस दे रखा है यहाँ पे, इंटू कॉस फाई। अभी आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस फाई की वैल्यू मैंने आर डिवाइड बाई मॉड जेड बताई थी कि ये जो पावर फैक्टर होता है ना वो आर डिवाइड बाई मॉड जेड के बराबर होता है। तो एवरेज पावर जो आती है ना बच्चों, अगर आप इसको रखोगे ना तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर के बराबर आ जाती है। इसको याद रखना। मैंने ये पावर पता है किसकी कैलकुलेट की है, सोर्स की। सोर्स जो एनर्जी ऑन एन एवरेज जो एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा सर्किट के अंदर, ये जो पावर आई है ना बच्चों, ये बेसिकली रजिस्टर के अक्रॉस वाली पावर है। इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं ना, वो आधा साइकिल एनर्जी स्टोर करते हैं, आधा साइकिल सप्लाई करते हैं, उनकी नेट पावर जो एवरेज पावर आती है वो 0 आती है, ठीक है। तो जो रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर जो तीनों कंपोनेंट लगे हुए हैं उनमें से सिर्फ एक रजिस्टर होता है जो नेट एनर्जी का लॉस कराता है। तो सोर्स की पावर जो है ना रजिस्टर की पावर के बराबर होती है। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कभी भी पावर पूछी जाए ना सोर्स की, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर होती है। सिंपल सा रजिस्टर के अक्रॉस वाली पावर आपको लिख देनी है, ठीक है। अब आई आर एम एस की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की थी बच्चों। तो एवरेज पावर जो आ जाएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी, वो कुछ 22 डिवाइड बाई 20 आई थी बच्चों ना, ये आया था ना आई आर एम एस का स्क्वायर कर लो बच्चों, 22 डिवाइड बाई 20 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम के बराबर थी। ये बच्चों 10 टाइम्स कटेगा, ये कट जाएगा, ये 11 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 24, 242 वॉट के बराबर बच्चों हमारे पास एवरेज पावर इसकी आ जाएगी। लो जी, ये आ गया हमारे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एवरेज पावर। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जा रहे, नहीं होते जा रहे। ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए बच्चों ना, जिससे आपका पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन हो सके। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये जेई मेन का पीवाईक्यू, एक और पीवाईक्यू बच्चों ना, ये और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ है। An arc lamp require a direct current of 10 ampere at 80 volt to function. If it is connected to a 220 volt RMS and 50 hertz AC supply, the series inductor needed for it to work is close to. अब देखो बच्चों, ये जो चौक कॉइल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक लैंप है, उसके अक्रॉस आप आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो रख सकते हो ना। वैसे तो ये डायरेक्ट करंट 80 वोल्ट चाहिए, तो डायरेक्ट करंट 80 वोल्ट वाला जो है वो अगर आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के अगर अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको इस लैंप के अक्रॉस एक ऐसा सोर्स लगाना पड़ेगा जिसका वीआरएमएस 80 के बराबर होना चाहिए। तो वीआरएमएस जो होना चाहिए ना बच्चों, वो 80 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब समझ में आया? आप इस लैंप के अक्रॉस जो वीआरएमएस मेंटेन करना पसंद करोगे ना, वो 80 वोल्ट होना चाहिए। 80 वोल्ट अगर होगा, अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है? जो लैंप है 80 डिवाइड बाई 10, 8 ओम के बराबर रेजिस्टेंस है। तो जब आप इसके अक्रॉस आरएमएस वैल्यू 80 वोल्ट मेंटेन करोगे ना वोल्टेज की, तो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा होगा ना लैंप के अंदर, लैंप के थ्रू, वो 10 एम्पियर के बराबर होगा, और ये भी आरएमएस वैल्यू होगी। तो जो डीसी वैल्यू दे रखी होती है ना किसी भी लैंप वगैरह के लिए, वो बेसिकली अगर आप सेम पावर वगैरह चाहते हो तो आपको उनके करस्पॉन्डिंग उन्हीं वैल्यूज को, जो डीसी वैल्यूज होती है, उनको आपको आईआरएमएस कंसीडर करना होता है या वीआरएमएस कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो ये जो लैंप है जो कि 80 वोल्ट डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स, डीसी सोर्स लगाने पे जो आपको जो फंक्शन कर रही थी, आपको 80 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तब जाके सेम तरीके से ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो 80 वोल्ट आरएमएस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 80 वोल्ट डीसी वैल्यू, ठीक है।
अब आपने क्या किया कि आपने तो इसको कनेक्ट कर दिया इस लैंप को, जो लैंप है ना हमारे पास, इसको लैंप को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इस लैंप को आपने कनेक्ट कर दिया किससे, 200 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई, मतलब 220 वोल्ट। अरे यार ये क्या 220 वोल्ट, यहां पे आप नहीं चाहोगे कि वोल्टेज की वैल्यू 80 वोल्ट से ज्यादा हो, ये आरएमएस वैल्यू है, ध्यान रखना। ये भी आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू अगर होती है तो वो मेंशन कर रखी होती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि रजिस्टर लगा दो इसके साथ, लेकिन रजिस्टर जब आप सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हो ना तो बच्चों एनर्जी के लॉसेस कराता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, चौक कॉइल लगा देते हो, मतलब ना एक इंडक्टर यूज कर लेते हो। इंडक्टर की नेट एवरेज पावर जो होती है बच्चों वो जीरो होती है, ठीक है। नेट इफेक्टिवली जो पावर कंज्यूम करता है ना बच्चों वो जीरो होता है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हो आप ना इंडक्टर। अब ये इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना VL और जो VR आएगा, आप इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हाँ, इंस्टेंटेनियस वाले वोल्टेज को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस, इसके अक्रॉस इंस्टेंटेनियस ऐड करके सोर्स के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस के बराबर कर सकते हो, लेकिन आरएमएस वैल्यूज को कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं करते। आरएमएस वैल्यूज को ऐड करने के लिए आपको फेजर बनाना होता है। ये VR हो गया, ये VL हो गया, और ये बच्चों इनका रिजल्टेंट VS के बराबर आ जाएगा। तो VS का स्क्वायर इज इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस का VR का स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? जब आप इसको 80 वोल्ट पे ऑपरेट करा रहे होगे ना, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना सर्किट में, वो 10 एम्पियर के बराबर कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि VRMS दे रखा है अपन को, रेजिस्टेंस वैल्यू 8 दे रखी है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। क्लियर? VS की वैल्यू बच्चों में 220 दे रखी है, 220 का स्क्वायर इज इक्वल टू VL का स्क्वायर पता नहीं, प्लस R के अक्रॉस वो 80 दे रखा है, 80 का स्क्वायर। तो VL की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों रूट के अंदर, इसको इधर लाना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, तो एक आएगा ये 300, और एक बार जब इसको आप माइनस करोगे इसके अंदर से ना 220 माइनस का 80 करोगे तो ये शायद 140 के करीब आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, 140 के करीब आएगा। ओके, ये सही है यहाँ तक ना। VL हमारे पास, तो VL की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो 10 कॉमन ले लो, ठीक है, और ये 420 के करीब बनेगी बच्चों ना। क्या हम इसको कितना लिख सकते हैं 420 के करीब, रूट ऑफ 420 कितना आ जाएगा? चलो VL जो हमारे पास आया ना बच्चों, इसको आप एक्सेल, इसको लिख सकते हो आप I इंटू एक्सएल, I इंटू एक्सएल इज इक्वल टू VL, ठीक है। ये RMS रिलेशन है, ये RMS है, ये भी RMS है। एक्सएल की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, क्योंकि I की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर 420 के बराबर, ठीक है, रूट के अंदर 420, और करीब करीब ये बच्चों हमारे पास ओमेगा इंटू एल जो है 420 मतलब 400 का, तो 20 होता है 21 के करीब, 21 के करीब ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों हमें, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आएगी 100 पाई रेडियन पर सेकंड के बराबर। तो एल की वैल्यू जो आ जाएगी ना 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पाई, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास ना। अब इसका बच्चों थोड़ा सा इसका जो डेटा है वो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी गंदी जा रही है, लेकिन अभी पूछा था तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं, 22/7 कर दूं इसको, तो लेस देन कुछ 0.07 से थोड़ा सा छोटा आएगा। तो 0.07 से थोड़ा सा छोटा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको हम आंसर कर देंगे, क्योंकि 22 से कटेगा कुछ 0.9, और 0.9 इंटू 7 करोगे मतलब 0.009 इंटू 7 करोगे, ये आ जाएगा बच्चों कुछ 0.07 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो यहां से बच्चों ऐसे इंडक्टेंस हम लोग जो है इसकी पता कर लेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये चौक कॉइल का कॉन्सेप्ट था। तुमने एक चीज देखी, मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना वो सारे के सारे इस तरीके के कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके कवर हो सके। सो बच्चों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 320 पर सेकंड इज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट गिवन एज आर की वैल्यू बच्चों 5 ओम दे रखी है, L 25 मिली हेनरी दे रखा है, कैपेसिटेंस बच्चों 1000 माइक्रोफैराड दे रखा है। The total impedance and the phase difference between the voltage across the source and the current will be respectively. So बच्चों इन्होंने बहुत सिंपल सा impedance और phase difference की बात की है, तो जो हम लोगों ने पीछे सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया ना वही उस फॉर्मूले को लगाना है यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ पे R की वैल्यू आपको दे रखी है 5 ओम के बराबर, ठीक है। L की वैल्यू दे रखी है आपको 25 इंटू 10⁻³ हेनरी के बराबर। XL कितना होता है बच्चों? XL होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर, ये आपको ओमेगा दे रखा है, ठीक है। ये आपको देखो पीक वैल्यू इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। खैर इसकी इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें करंट वरेंट नहीं कैलकुलेट करना है, हमें तो इंपीडेंस और फेज डिफरेंस से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं बच्चों, इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद, जो जेईई मेन के PYQ जो मैं करा रहा हूं ना, इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके AC का बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा।
मतलब ये जो कहते हैं ना यार कि सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ना, उस तरीके का फील आने लग जाएगा आप लोगों को ना इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद। कमेंट करके मुझे बताना जरूर बच्चों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो एक्सेल बच्चों ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। ओमेगा की वैल्यू इन्होंने 320 दे रखी है। 320 इंटू एल की वैल्यू बच्चों देखो 25 इंटू 10⁻³ के बराबर दे रखी है बच्चों। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 25 दूनी 50, 25 75 और 80 आ जाएगा बच्चों। तो ये पॉइंट लगा देंगे, 10⁻³ दे रखा है ना। तो एक्सेल की वैल्यू बच्चों हमारे पास 8 ओम के बराबर आ गई। ठीक है भाई, अब एक्सी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ω⁻c के बराबर। ठीक है, तो 1/ω⁻c 1/ω। ओमेगा की वैल्यू बच्चों उन्होंने 320 दी है, दैट इनटू सी की वैल्यू बच्चों 10⁻³ के बराबर हो जाएगी। ये देखो माइक्रो फैराड दे रखा है, 10⁻6 इंटू 1000। तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाएगा 10⁻³ फैराड के बराबर। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 320 बनेगा। इससे बच्चों देखो इसको करीब करीब 3 बार कट जाएगा ये ना, करीब करीब मतलब ना वेरी क्लोज टू 3 ओम बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सी की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हमें लेके चलना पड़ेगा। अब आपको फेजर याद है बच्चों, एक्सएल हम इधर बनाते हैं, एक्सी हम इधर बनाते हैं और आर हम इधर बनाते हैं, और इम्पीडेंस जो आती है वो इधर की तरफ आती है जेड, और इसी को बोलते हैं बच्चों फेज डिफरेंस, है ना। तो tan फाई जो होता है बच्चों, सारे वही फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं जो पहले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें कराए, है ना। तो 8⁻³ डिवाइडेड बाई 5, ये 1 के बराबर आ जाएगा। फाई की वैल्यू 45 डिग्री बच्चों करीब करीब आ जाएगी, जो कि एक ही ऑप्शन में दे रखी है इस वाले में, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, बाद में तो वैसे इन्होंने इंपीडेंस की वैल्यू भी पूछी थी, जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर करना है आपको। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी बच्चों वो भी 5 के बराबर आएगा, तो 5√2 करीब करीब 7 के करीब आ जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। लो जी, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भी, और जेईई मेन का हमने एक और क्वेश्चन का खात्मा कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन धीमे धीमे वैरायटी मेंटेन की है बच्चों, एक ही वीडियो में पूरा एसी का रिवीजन करवाने का जो हौसला है ना बच्चों, बहुत जरूरी है। मतलब वो हौसले बुलंद रहने चाहिए, मतलब ना अपना जब भी आप रिवीजन करो मतलब आपको लगना चाहिए कि यार सीखा मैंने ना, वो सिखाने की नीयत से बच्चों वीडियोस बनाए गए हैं। बहुत मेहनत की है बच्चों मैंने ना इसमें, बैकग्राउंड में इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगी है। ये मेहनत बच्चों बस रंग लाएगी जब आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। आप लोग अगर पूरा इन वीडियोस को देख रहे हो, अप्रिशिएट जरूर करना बच्चों मेरे एफर्ट्स को जो मैंने आप लोगों के लिए लगाए हैं इसमें, चाहे वो आपका लाइक करके हो, चाहे वो शेयर करके हो दूसरों के साथ। अगर आपको लगता है कि दीज वीडियोस आर वन ऑफ द बेस्ट वन टू रिवाइज योर फिजिक्स, तो बच्चों इनको दूसरों को शेयर जरूर कर देना। इससे ये आपकी तरफ से हमारे लिए कुछ होगा, बाद बाकी हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। In an AC circuit, the instantaneous EMF and the current are given by this। देखो बच्चों, EMF की वैल्यू आपको दे रखी है 100 sin ओमेगा इंटू टी। करंट की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको 20 sin 30t माइनस का π/4 इन 1 साइकिल ऑफ AC। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट एंड द वॉटलेस करंट आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि जेईई मेन के सिलेबस में इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता दूंगा इसका वॉटलेस करंट होता क्या है। एवरेज पावर क्या होती है बच्चों ना, सबसे पहले तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एवरेज पावर जो होती है, मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला भी बताया था, एवरेज पावर V0 I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई के बराबर होती है। फाई बच्चों फेज डिफरेंस होता है सोर्स के वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, तो V0 हमें दे रखा है 100 के बराबर बच्चों। ठीक है, I0 हमें दे रखा है 20 के बराबर, और डिवाइड कर दो बच्चों इसको 2 से, इंटू कॉस फाई की वैल्यू भी दे रखी है बच्चों π/4 के बराबर। माइनस रखो प्लस रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास। तो 500√2 के बराबर आ रही होगी बच्चों ना, 500√2 के बराबर। अच्छा, इसमें कोई मिनी mm वगैरह में तो नहीं दे रखा। तो ये आगे बच्चों हमारे पास एवरेज पावर इन 1 साइकिल ऑफ AC, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज। ठीक है, ओके, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बच्चों हमारी तो थोड़ी सी मैंने कुछ गलती कर दी कि यहाँ पे 10 और ये 100। सो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई √2 होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा ना। मैंने कोई गलती तो नहीं की, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। V0 मैंने पुट कर दिया 100 इंटू I0 20 पुट कर दिया, कॉस π/4 1/√2 हो जाएगा। तो 20 से 10 इंटू 100 1000 डिवाइडेड बाई √2 या 500√2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 1000 होगा, यहाँ पे कुछ गलती है। ठीक है, तो एवरेज पावर तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने वॉटलेस करंट पूछा, ये क्या होता है बच्चों ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ।
जैसे बच्चों मान लो सोर्स का जो वोल्टेज है ना वो ये है इधर की तरफ ना, और ये आरएमएस वैल्यूज बना रहे हैं, करंट मान लो इधर की तरफ आ रहा है आपका ना आई, और ये हो गया बच्चों सोर्स का वोल्टेज, ठीक है। इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है। इस करंट के बच्चों हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक वोल्टेज के अलोंग और एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आरएमएस वैल्यूज हैं, ठीक है। ये आई कॉस फाई होता है जो हमारे पावर में काम आता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। ये बच्चों ये वाला जो है ना आई साइन फाई होता है, और ये आई साइन फाई को ये हम वॉटलेस करंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो वॉटलेस करंट जो आ जाएगा ना बच्चों वो आई साइन फाई के बराबर होता है। अगेन दिस इज द आरएमएस वैल्यू, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज द करंट इन दिस एसी सर्किट, दे आर आस्किंग आरएमएस वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 20 तो हमें वो वाली दे रखी है, मतलब ना पीक वैल्यू दे रखी है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी 10√2 के बराबर। साइन 45 कितना होता है 1/√2 के बराबर, √2 से √2 कट जाएगा। तो जो बच्चों इसका वॉटलेस करंट आ जाएगा ना, ये एक ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा बच्चों इसमें ना वॉटलेस करंट का, इसी में बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 10 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वॉटलेस करंट। बस वॉटलेस करंट बच्चों इतना ही है, मतलब ना इतना ही काम का है, और ज्यादा इसके बारे में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों वॉटलेस करंट का भी एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कवर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। For an RLC circuit driven through the voltage of amplitude Vm and the frequency omega naught which is 1/root के अंदर LC, the current exhibit resonance, the quality factor Q is given by। So they are asking बच्चों quality factor, ठीक है। quality factor क्या होता है इसके बारे में हम लोगों से ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो quality factor का बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, quality factor is equal to, सो बच्चों जो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर, उसको बच्चों हम इस तरीके से लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देता हूं आपको। ओमेगा नॉट जो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट डिवाइड बाई डेल्टा ओमेगा। ये जो डेल्टा ओमेगा होता है ना बच्चों, इसको हाफ पावर बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। ये भी काम की चीजें हैं, बैंडविड्थ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, जेई मेन के सिलेबस में ये है। हाफ पावर बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, तुम्हें आपको आप लोगों को ये पता होगा कि जब रेजोनेंस हो रहा होता है ना बच्चों, तो रेजोनेंस टाइम मतलब जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट को ऑक्सीलेट कराते हो, मतलब सर्किट में सोर्स का जो वोल्टेज है वो जब आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर रखते हो, तो आपको पता होगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आपको मैक्सिमम मिलती है, ठीक है, आई आरएमएस, ठीक है भाई। जब ये ओमेगा नॉट होता है ना तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो करंट जो होता है ना बच्चों मैक्सिमम करंट होता है यहाँ पे, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट मैक्सिमम होती है, ये आई आरएमएस मैक्सिमम होता है जब आप फ्रीक्वेंसी क्या रखते हो बच्चों, रेजोनेंस वाली रखते हो। वो फ्रीक्वेंसीज जिन पे आपको आई आरएमएस का बाई√2 करंट मिल रहा होता है, मतलब जो मैक्सिमम है ना आई आरएमएस मैक्स का जब √2 बाई√2 करंट जब मिल रहा होता है ना, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग जो है, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, ठीक है, हाफ पावर बैंडविड्थ। तो हाफ पावर बैंडविड्थ बच्चों क्या होती है, वो दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जिन पे हमें रेजोनेंस में जो करंट मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा पीक मतलब सबसे बड़ा करंट होता है, मतलब ना जब रेजोनेंस कंडीशन होती है उसी टाइम पे सबसे बड़ा करंट होता है। रेजोनेंस में करंट कितना होता है बच्चों, आईआरएमएस की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब रेजोनेंस कंडीशन होती है। रेजोनेंस कंडीशन में इंपीडेंस आर के बराबर हो जाता है, एक्सएल और एक्ससी कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा करंट होता है। तो रेजोनेंस के टाइम पे बच्चों जब रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती है ना, जब आपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करा दी जाती है, तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है, ठीक है। इस करंट का बाई√2, अच्छा बाई√2 ही क्यों लिया, आपको पता होगा पावर जो होती है ना वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर होती है, सोर्स की पावर। आई आर एम एस का जब स्क्वायर करोगे, अगर आपने आई आर एम एस को मैक्सिमम का बाई√2 कर रखा है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो अब जो पावर मिल रही होगी ना सर्किट में, वो मैक्सिमम पावर जब मिल रही थी रेजोनेंस में, मैक्सिमम पावर सर्किट में सप्लाई हो रही होती है रेजोनेंस कंडीशन में ना, मैक्सिमम पावर का आधा पावर जिन दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी जिनके लिए वो रेजोनेंस वाली पावर का आधा पावर सर्किट में सप्लाई कर रहा होता है, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बोलते हैं, और इनका जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, उसको बच्चों हम हाफ पावर बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा ओमेगा जो होता है ना बच्चों, ये बेसिकली R/L के बराबर होता है, और ओमेगा नॉट जो होता है ना बच्चों, ये कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं करने वाले, ठीक है। ये बच्चों 1/रूट के अंदर LC के बराबर होता है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है ना, क्यू फैक्टर जो है बच्चों, ये क्यू फैक्टर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, यहाँ से दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, तो ये ओमेगा नॉट डिवाइड बाई डेल्टा ओमेगा,
तो जो ये जो डेल्टा ओमेगा है आर अपॉन एल के बराबर है, जब आप इसको पुट करोगे तो ये एल अपॉन आर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन रूट के अंदर एल इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। बट हमें बच्चों इस फॉर्मेट में नहीं दे रखा था, इन्होंने हमें ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई एल अपॉन आर इस फॉर्मेट में ही दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वालिटी फैक्टर होता है ना बच्चों, ये क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा ना उतना ही कर्व शार्प होगा। मोर क्यू फैक्टर मोर विल बी द शार्पनेस, मोर विल बी sharpness of IRMS versus omega curve, ओके। मोर सेलेक्टिव, सेलेक्टिविटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। मोर सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन अभी आया नहीं है कभी, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मोर सेलेक्टिव विल बी सर्किट, तो यहां पे ऐसे लिखो सर्किट विल बी मोर सेलेक्टिव, सर्किट विल बी मोर सेलेक्टिव, ठीक है। तो जिसका क्यू फैक्टर जिस सर्किट का ज्यादा होगा ना बच्चों वो ज्यादा सेलेक्टिव होगा। तो ये बच्चों फॉर्मूला, वैसे क्यू को ना थोड़ा सा अगर हम इस फॉर्म में लिखे ना बच्चों, क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको ना। तो क्यू फैक्टर जो आता है बच्चों 1 अपॉन आर रूट के अंदर एल डिवाइडेड बाई सी के बराबर आता है, ठीक है। ये फॉर्मेट ज्यादा याद रखने लायक है, ठीक है, ये वाला। चाहो तो आप इससे भी याद रख सकते हो बच्चों, ओमेगा नॉट डिवाइड बाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू याद रखना, आर अपॉन एल के बराबर होती है बच्चों। ये हाफ पावर बैंडविड्थ कहलाती है बच्चों। हाफ पावर बैंडविड्थ ध्यान में रखना क्या होता है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज जिन पे आपको रेजोनेंस वाली पावर का आधा पावर मिल रहा होता है, या रेजोनेंस वाले IRMS का 1/√2 IRMS मिल रहा होता है, उन दोनों को बच्चों, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हम बच्चों हाफ पावर बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों यहां तक, ये पूरा का पूरा ओके। तो क्वालिटी फैक्टर भी बच्चों यहीं पे मैंने आपका कवर कर दिया। अब आ जाते हैं बच्चों, देखो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट अभी तक रिपीट नहीं हुए। अब यहाँ पे बच्चों ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करते हैं। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, यहाँ पे होता है सोर्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे लोड लगा रहता है, ये यहाँ पे जो भी हमारी सप्लाई है ना, जहाँ पे हमें भेजना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों के, इन्होंने अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, स्टेप डाउन का मतलब होता है आप हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है ना, जो सोर्स का वोल्टेज है वो 2300 वोल्ट है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चों लोअर पोटेंशियल में, ठीक है। प्राइमरी बाइंडिंग जो है ना वो N1 जो दे रखा है बच्चों 4000 के बराबर दे रखा है। वैसे तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी कवर करूंगा, आपको यहाँ पे बच्चों पता होना चाहिए कि जो ये होता है ना, ये ई प्राइमरी माइनस का N1 d5 डिवाइडेड बाई dt, ये बच्चों 0 के बराबर होता है। इसमें मैंने KVL लगा दिया, ठीक है। फाई बच्चों एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स है, तो N1 नंबर ऑफ फ्लक्स, N1 से कितना होगा इतना, ठीक है। तो EP जो होता है ना बच्चों वो N1 d5 डिवाइडेड बाई dt के बराबर हो जाता है। अब बच्चों जो भी ये फ्लक्स है ना वो लिंक हो रखा होता है इसके साथ, ठीक है, इसके साथ लिंक हो रखा होता है। इसमें मान लीजिए N2 नंबर ऑफ टर्न है, तो सेकंड वाले में जो फ्लक्स आएगा वो N2 इंटू 5 के बराबर आएगा, नहीं आएगा भाई। एक लूप से जो भी फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है ना वो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न अलग है, तो जो EMF जो आएगा ना E2 जो आएगा सेकेंडरी में, जो EMF इंड्यूस होगा ना बच्चों वो माइनस का d5 डिवाइडेड बाई dt के बराबर होता है, मतलब माइनस का N2 d5 डिवाइडेड बाई dt के बराबर होता है। यहां से बच्चों d5 बाई dt की वैल्यू हम ला के रखते हैं, तो माइनस का N2 E ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाई N1 के बराबर हो जाता है। तो E सेकेंडरी जो होता है बच्चों वो माइनस का N2 डिवाइडेड बाई N1 E प्राइमरी के बराबर होता है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों इनपुट और आउटपुट में बच्चों पाई का फेज डिफरेंस होता है, देखो माइनस साइन आ रहा है ना, पाई का फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट वाले में, ये ध्यान रखना। अब मुझे यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, प्राइमरी मतलब N1 की वैल्यू दे रखी है 4000 के बराबर। ये बच्चों मैंने पूरा, तो मैं ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा आपने ना, मेरे को तो समझ में नहीं आया, शायद ऐसा हो सकता है। तो मैं अब इतना जब मेहनत की है तो थोड़ी मेहनत और कर देता हूँ, आप लोगों को इसको अच्छे से समझा भी देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये EP जो है ना, ये सोर्स का वोल्टेज है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे करंट भेज रहा होगा, यहाँ पे जो लूप है ना उनके अंदर क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, और क्योंकि ये EP वेरिएबल है, ठीक है, तो ये फ्लक्स भी बच्चों इनके अंदर वेरी कर रहा होगा, ठीक है, ये वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमें कहना है कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा ना इस कॉइल के अंदर, उसे कैसे लिखेंगे हम, इस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है ना, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस कॉइल के अक्रॉस।
तो मैंने एक लूप के अंदर फाई मान लिया फ्लक्स, बी इंटू ए की वैल्यू ना फाई के बराबर मान ली, एक नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो एक लूप से पास हो रही होंगी ना उनको फाई बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे n1 नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे, तो n1 इंटू डी फाई बाई डी टी, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हम जब इसमें केवीएल लगाएंगे तो ईपी माइनस का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, तो ईपी और n1 डी फाई बाई डी टी में एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। आप ये कह सकते हो सर आप वो सेम केवीएल यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हो, देखो इस चीज को समझना, ये लूप हो रखा है, जैसे ये तो कंप्लीट हो रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया, यहां से जो फ्लक्स है ना वो इस कॉइल में जा रहा है और वो फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है, तो इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना उसको लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ का फ्लक्स चाहिए। अब मैं यहाँ पे वो नहीं लगा रहा हूँ, केवीएल अभी नहीं लगा रहा हूँ, है ना, मैं तो इसमें ईएमएफ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मुझे फ्लक्स पता है यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ना, जो फील्ड लाइन यहाँ पे थी वो सारी इसमें जा रही होती है, ये इस तरीके से हमें इसकी कपलिंग करते हैं। तो इसके अंदर एक कॉइल में कितना फ्लक्स आ रहा होगा, जितना इसके में आ रहा था फाई, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न अलग है, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स हो जाएगा n2 इंटू फाई के बराबर, और वो फ्लक्स बदल रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका ईएमएफ लिख देंगे, ये सोर्स की तरह बिहेव करना चालू कर देगा, लोड जो भी लगा रखा है उस पर भेजेगा फिर यहाँ से करंट वगैरह, ठीक है, सोर्स बन जाएगा। तो जो सोर्स होगा ना वो E2, जो E सेकेंडरी जो मैंने बोला है वो डी फाई टू बाई डी टी के बराबर होगा। फाई टू की वैल्यू रख दी मैंने n2 इंटू फाई, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n2 बाहर आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ से लाके यहाँ रख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इस चीज को इस तरीके से समझना। क्लियर हुआ, देखो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी लेकिन अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी का और प्राइमरी के बीच में जो रिलेशन आता है ना बच्चों वो ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ इस पे अपने वाले क्वेश्चन पे ना, इनपुट वोल्टेज जो है ना ईपी जो है हमें ये दे रखा है बच्चों, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर n1 की वैल्यू दे रखी है, द पावर आउटपुट द पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्टेज, तो यहाँ पे जो ES है ना बच्चों सेकेंडरी का जो वोल्टेज दे रखा है वो 230 वोल्टेज दे रखा है, ई प्राइमरी जो दे रखा है वो 2300 के बराबर दे रखा है, ये 2300 दे रखा है, ये 230 दे रखा है, तो n2 डिवाइडेड बाई n1 की जो वैल्यू आएगी ना 1/10 के बराबर आ जाएगी, मतलब जो n2 आएगा ना वो 400 के बराबर आ जाएगा। खैर मुझे नहीं पता इसकी जरूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, ठीक है, पर मैंने तो मतलब इसको कर दिया है सॉल्व ना, ESEP और n1 n2 इनके बारे में बात पता लग गई हमें। If the current in the primary transformer is this and its efficiency is 90%, the output current would be, देखो बच्चों जो इनपुट पावर है ना वो होगी EP IP के बराबर, ठीक है। IP कितना है बच्चों 5 एम्पियर, EP कितना दे रखा है इतने के बराबर, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, इसका 90%, ठीक है, आउटपुट पावर पता है कितनी है, P आउट जो है वो 90% है EP इंटू IP का, क्लियर, EP इंटू IP का 90% है, तो आउटपुट पावर जो होगी बच्चों E सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी वो 90%, मतलब 90 डिवाइड बाई 100 EP इंटू IP के बराबर होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर 90/100 और आएगा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई, 90/100 आएगा। ओके, तो बस यहाँ से बच्चों I सेकेंडरी आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, हमें पता है कि ये 10 के बराबर, ये 5 दे रखा है हमें, ये कट जाएगा इससे, ये भी कट जाएगा इससे, ये 5 है, 9 पंजे 45 एम्पियर के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट वाज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है बस, पर मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब ना पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप लोगों को करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और सर्किट का क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इन द फॉलोइंग सर्किट C की वैल्यू बच्चों रूट के अंदर 3/2 माइक्रोफेराडे दे रखी है, खतरनाक डेटा दे रखा है, और R की वैल्यू बच्चों 20 ओम दे रखी है, L की वैल्यू √3/10 हेनरी दे रखी है, R1 बच्चों हमें 10 ओम के बराबर दे रखा है, करंट इन इंडक्टर L and R1 path is I1, C and R2 is I2, the voltage AC source is given by this, the phase difference between I1 and I2 will be। क्या बच्चों मैं इन दोनों सर्किट को अलग अलग कंसीडर कर सकता हूं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। एक RC सर्किट बन गया बच्चों मेरे पास, एक RL सर्किट बन गया, क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि RL सर्किट जो होता है ना उसमें वोल्टेज जो है लीड करता है करंट से, सोर्स का वोल्टेज करंट के साथ, करंट क्या है RL सर्किट में I1 लीड करेगा phi1 से, ठीक है, और 10 phi1 की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों वो XL डिवाइड बाई R के बराबर आएगी, क्लियर, ओके। दूसरे में बच्चों RC सर्किट जो होता है ना बच्चों उसमें वोल्टेज जो है लैग करता है, ठीक है, करंट से, तो ये I2 हो गया, ये मान लो phi डैश, तो 10 phi डैश की जो वैल्यू आएगी ना
tan फाइव डैश की वैल्यू XC डिवाइडेड बाई R के बराबर आएगी। ठीक है, R मतलब कौन सा है, R2, और इसमें कौन सा है, R1। एक का करंट VS से पीछे है phi 1 और एक का करंट VS से आगे है phi 2, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, I1 और I2 के बीच में, एक आगे एक पीछे, तो phi 1 प्लस का phi 2 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2। अब यही तो कैलकुलेट करना है। अब डेटा थोड़ा सा बच्चों इसका ऐसा होगा, एक्सेल की वैल्यू जो होगी बच्चों, यहाँ पे ओमेगा कितना दे रखा है, 100 के बराबर। ठीक है, एक्सेल की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, वो हमारे पास 10√3 के बराबर आ जाएगी, ओमेगा इन 12। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 10 से 10 कट जाएगा, 10√3 के बराबर आ जाएगा। एक्सी का जो वैल्यू आएगा ना, तो ये क्या है, रूट के अंदर 3/2 माइक्रो फैराडे, रूट के अंदर 3/2 माइक्रो फैराडे। मुझे लग रहा है ये 2 अलग था, मतलब ना ये ऐसा था, रूट के अंदर 3/2 माइक्रो फैराडे, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, शायद मैंने इसको डिस्कस कराया भी कुछ दिन पहले ही बैच में, तो ये रूट के अंदर 3/2 था। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू रखोगे ना, तो रूट के अंदर 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, और यह 100 आएगा ओमेगा की वैल्यू, और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। और ये भी बच्चों बेसिकली माइक्रो फैराड नहीं था, ये मिली फैराड था। ठीक है, तो सी का जो वैल्यू दिया था इसका, वो √3/2 मिली फैराड था, तो यह -3 आएगा, ऊपर जाके वो +3 हो जाएगा। तो ये बच्चों 20/√3 के बराबर आता है। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, ये डेटा में कुछ गलती थी इसमें ना ये। तो बच्चों जो हमारे पास एक्सेल की वैल्यू आई, एक्सेल की वैल्यू हमारे पास 10√3 के बराबर आई है। R1 जो हमारे पास वो 10 के ओम के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 10√3 डिवाइडेड बाई 10, ये √3 के बराबर आ जाएगा। तो phi 1 जो है वो हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो सोर्स का वोल्टेज है वो I1 से 60 डिग्री फेज में आगे होगा। XC की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर आई है। R2 जो है बच्चों 20 के बराबर है, तो x की वैल्यू जब पुट करोगे तो 1/√3 के बराबर आ जाएगा। जो phi 2 है ना, ये phi डैश जो लिखा है, phi 2 लिख दो या phi डैश लिख दो, ये 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब I2 जो है सोर्स के वोल्टेज से 30 डिग्री फेज में आगे होगा, और I1 जो है सोर्स के वोल्टेज से 60 डिग्री फेज में पीछे होगा। तो सोर्स का वोल्टेज बच्चों दोनों ब्रांच के लिए सेम था, तो हमने उसके रेस्पेक्ट में दोनों का करंट का फेज डिफरेंस लिख दिया। तो एक फेज में आगे 30 डिग्री आगे एक का करंट फेज में, और दूसरे का 60 डिग्री पीछे है, तो दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। और हमारे पास ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये था बच्चों इस वाले का आंसर, 90 डिग्री। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है पैरेलल में, और ये जेईई मेन का पीवाईक्यू बच्चों, मेरी तरफ से मैंने ऐसा नहीं कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठा के ले आया हूं, नहीं, ये जेईई मेन का पीवाईक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, an alternating voltage VT which is 220 sin 100 pi t volt is applied to a purely resistive load of 50 ohm. The time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value is okay. तो ये बच्चों एक हमें वोल्टेज दे रखा है 220 साइन, ये मतलब मैथमेटिकल ज्यादा है। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव लोड से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो करंट की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, वो I0 साइन ओमेगा टी के बराबर ही आएगी। आपको पता होना चाहिए कि जब प्योरली रेजिस्टिव लोड लगा रहता है ना, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो सोर्स वाला वोल्टेज ही होगा। रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो सेम फेज में रहते हैं, तो आपको फेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो करंट जो आएगा ना बच्चों, वो 220 डिवाइडेड बाई 50 साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू बच्चों I0 साइन 100 पाई इंटू टी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता होगा ये साइन का फंक्शन बनेगा इस तरीके से, साइन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये आपसे ये कह रहे हैं कि ये जब ओमेगा टी, ये मैं एक काम करता हूं, मैं तो ओमेगा टी की वैल्यू लिख रहा हूं, तो ओमेगा टी जब π/2 के बराबर होगा तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब करंट की वैल्यू बच्चों I0 हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि करंट की वैल्यू I0/2 से I0 होने में जो टाइम लगेगा ये पूछा है। तो I0/2 कब होता है बच्चों, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, π/2 माइनस का π/6 के बराबर, विच इज π/3। ठीक है, तो जो डेल्टा टी आएगा ना बच्चों, वो π/3 ओमेगा के बराबर आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 100 पाई के बराबर दे रखी है, ये कट जाएगा बच्चों। तो ये 0.33 इंटू 10⁻⁻2
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 मिली सेकेंड के बराबर, इतना आंसर आ जाएगा बच्चों ना। 3.3 मिली सेकेंड लगेगा I0/2 से I0 होने में, ठीक है। तो इन्होंने बोला द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। करंट का ऐसा फंक्शन आ रहा है ना, I=I0 sin ωt, तो हाफ कब होगा बच्चों, I0/2 कब होगा, पीक का आधा कब होगा, जब sin ωt 1/2 के बराबर होगा। कब होता है बच्चों sin ωt 1/2 के बराबर, जब ये 30 डिग्री होता है, मतलब π/6 होता है। ये 1 कब हो जाएगा, जब ωt π/2 हो जाएगा। तो π/6 से π/2 का डिफरेंस होगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा डेल्टा टी लिखेंगे हम, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में ओमेगा डेल्टा टी के बराबर फेज डिफरेंस आएगा। डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी और डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ दिस इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी दे रखा है इन टी सेकंड इन गिव अ फेज डिफरेंस ऑफ π/4 बिटवीन द ईएमएफ ई एंड आई। तो बच्चों यहाँ पे π/4 का फेज डिफरेंस आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये आरसी सर्किट होगा, आरएल सर्किट होगा, आरसी सर्किट होगा, आरएल सर्किट होगा। अच्छी बात है इन्होंने आरएलसी तीनों को नहीं लिए, या तो आरएल होगा या आरसी होगा। देखो बच्चों आर और एक्सएल और ये ऐसे आ जाएगा, और ये कह रहे हैं फेज डिफरेंस π/4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो एक्सएल और आर बराबर होंगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि फेज जो है लीड कर रहा है लैग कर रहा है, ये कुछ नहीं बोला, मतलब फेज डिफरेंस π/4 के बराबर है, बस एक्सएल आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक्ससी और आर और ये π/4 के बराबर आ रहा है। π/4 के बराबर आने का मतलब है यहां पे भी एक्ससी को आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस। कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट हो सकता है, इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि फेज डिफरेंस कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। अगर ये बोल देते सोर्स का वोल्टेज लीड कर रहा है तो फिर हमारा पूरा फोकस होता आरएल सर्किट पे। अगर बोल देते सोर्स का वोल्टेज करंट से पीछे है तो हमारा पूरा फोकस होता आरसी सर्किट पे। ये मेंशन नहीं किया, तो हमें दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे बच्चों इन्होंने आर की वैल्यू 1 किलो ओम 1 किलो ओम ली है, तो एक काम करते हैं 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है, मतलब एक्सएल और एक्ससी जब 1 किलो ओम के बराबर जिसमें भी आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। चलो बच्चों एक्सएल की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा इंटू एल होती है। ओमेगा हमें दे रखा है 100 के बराबर, तो एक्सएल 1 किलो ओम मतलब 10⁻3, ओमेगा बच्चों 100 इंटू एल, तो एल की वैल्यू बच्चों 10 के बराबर होनी चाहिए। 10 हेनरी दे रखी है किसी में, एल की वैल्यू 10 हेनरी के बराबर दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। यहाँ पे मिली हेनरी दे रखी है, तो मिली हेनरी से क्या हमारे पास आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। सी एक्ससी अगर हमें 10⁻3 चाहिए तो ये होगा बच्चों 1/ओमेगा इंटू सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी ये 10⁻⁻2 बनेगा, 10⁻⁻5, ठीक है। 10⁻⁻5 का मतलब हो गया 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड दे रखा है क्या, यस यहाँ पे दे रखा है। ये वाला हो जाएगा आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस ये और कैपेसिटेंस ये, और इस वाले का बच्चों हमारे पास आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये थे बच्चों 10 वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिंग करंट पीवाईक्यूज, जिनसे आप लोगों को डेफिनेटली पूरी थ्योरी को रिवाइज करने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो आपने यहां तक देखा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऐप प्रेपजी डाउनलोड करिए, उस पर आके आप जो है टेस्ट सीरीज एंड जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, नए पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।